हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर कलाम एजुकेशन हब। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का 2 टॉपिक कर चुके हैं। पहला टॉपिक जो हमने किया था वो किया था नाउन, और दूसरा टॉपिक जो हमने किया था वो था आर्टिकल्स। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी इंग्लिश सीरीज़ की ये वाली जो वीडियोज़ है ये स्ट्रिक्टली उन एग्ज़ामिनेशंस को फोकस कर रही है जिन एग्ज़ामिनेशंस में इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, जैसे कि एसएससी, बैंक एक्सेट्रा जो भी एग्ज़ामिनेशंस है, पटवार हो गया, उन पे फोकस की गई है। तो ये वीडियो बिल्कुल कंसेप्ट पर बेसिक पर नहीं होकर ये वीडियो उस चीज़ पर फोकस करेगी जहाँ से क्वेश्चंस सच में पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप नॉर्मली कोई भी किताब को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये निश्चिंत करवा सकता हूँ कि इस वीडियो में जो भी प्रोनाउन के मैं क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ, जितने भी पढ़ाने वाला हूँ, उसमें से कभी ना कभी आपके सामने एक नए क्वेश्चन या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पक्का कहीं ना कहीं आपको दिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रोनाउन होता क्या है वैसे? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। मतलब प्रोनाउन एक नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन को रिप्लेस करने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। और ये रिप्लेस क्यों करता है? क्योंकि हम बार बार नाउन को यूज़ ना करके हम प्रोनाउन को यूज़ कर लेते हैं, तो उस वजह से प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है कि रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, फिर मैंने लगाया डॉट, फिर लिखा है रोहित इज़ अ गुड बैट्समैन। ठीक है, मतलब रोहित क्रिकेट खेलता है, रोहित एक अच्छा बल्लेबाज है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर 2 बार रोहित लिख लिया है। मैंने क्या किया है, मुझे 2 बार रोहित लिखना पड़ा है। इस रिपीटेशन को हटाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं एक प्रोनाउन यूज़ कर लूँगा। तो मैंने इसी सेंटेंस को क्या लिखा है, रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, फिर मैंने लिखा है ही इज़ अ गुड बैट्समैन। तो हमको पता चल गया है कि यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पर ही है, प्रोनाउन है, ही एक प्रोनाउन है, और ही किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ही रोहित को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब हम देखेंगे, इस स्लाइड में देखेंगे केसेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कौन कौन से केसेस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्टिव केस होता है, एक होता है पॉजेसिव केस, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और चौथा होता है रिफ्लेक्सिव केस। अब इन सारे केसेस के बारे में हम धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं सब्जेक्टिव केस कौन सा होगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सारे क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और इनमें क्या फ़र्क है? यहाँ पर इनमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से ये चेंजेस आते रहते हैं। तो हो सके तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, ताकि आपको कभी भी प्रोनाउन के केसेस में कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं सब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव केस वह होता है व्हेन अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। मतलब प्रोनाउन स्वयं में एक सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने लिखा है आई राइट अ लेटर। अब देखो, इसमें आई क्या है? आई है, इसमें आई क्या है? इसमें आई है एक प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन है, और आई इसी में एक सब्जेक्ट का रूप भी है। आई इज़ अ प्रोनाउन बट आई इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट। तो ये कौन सा केस हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस। अगला पढ़ेंगे हम पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस वह चीज़ होती है जो अटैचमेंट को डिनोट करता है। जैसे आर क्लासरूम, मतलब मेरा क्लासरूम, हमारा क्लासरूम। तो क्लासरूम से आप क्या हो? अटैच हो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस हो जाएगा। आर क्या है? आर एक प्रोनाउन है, और एक कौन सा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ओके, अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस वह होता है जब प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे मैंने लिखा है अनीता इज़ अ गुड गर्ल। अनीता क्या है? अनीता यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर अनीता क्या है? नाउन है। अब नाउन को मैंने क्या बना दिया है? नाउन को ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो यहाँ पर मैंने ये हर लगा दिया है, तो ये क्या बन गया है? ये ऑब्जेक्ट बन गया है।
तो हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अगला है रिफ्लेक्सिव केस, और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? इफ़ अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट इज़ ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ, मतलब सब्जेक्ट स्वयं में एक ऑब्जेक्ट हो। जैसे मैंने लिखा आई हेल्प्ड माई सेल्फ, मतलब मैंने स्वयं की हेल्प की है। तो मैं कौन हूँ यहाँ पर? आई क्या है? आई सब्जेक्ट है। ओके, आई क्या है? सब्जेक्ट है। और यही सब्जेक्ट आके जाके क्या बन रहा है? माई सेल्फ बन रहा है। और माई सेल्फ क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला है आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं अपने रूम को स्वयं क्लीन करता हूँ। तो आई क्या है यहाँ पर? आई है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है? रिफ्लेक्सिव केस बन रहा है। तो आपको याद रखना है कि प्रोनाउन के कितने केसेस होते हैं? 4 केसेस होते हैं। पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है पॉसेसिव केस, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और चौथा होता है रिफ्लेक्सिव केस। तो ये स्लाइड है जो आपको क्या दर्शाएगी, देखते हैं हम। Reflexive pronoun is never used as a subject or to introduce yourself, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं को इंट्रोड्यूस करते वक्त हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन 2 सेंटेंसेस में कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो वो आपको ढूंढना है। तो मैंने ये लिखा है माई सेल्फ एंड गोपाल विल गो टू द मार्केट। मैंने क्या लिखा है? माई सेल्फ एंड गोपाल विल गो टू द मार्केट। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो मैं इसको चेंज क्या कर सकता हूँ? देखो, माई सेल्फ एंड गोपाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने माई सेल्फ लिख लिया है, और माई सेल्फ एक क्या है? सब्जेक्ट के रूप में लिख लिया। तो सब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी यूज़ नहीं हो सकता है। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। मुझे इसको लिखना पड़ेगा गोपाल एंड आई। मैं क्या लिखूँगा? गोपाल एंड आई विल गो टू द मार्केट। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आई एंड गोपाल क्यों नहीं लिखा, तो इसका जवाब आपको लास्ट वाली स्लाइड में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होंगे खुद को इंट्रोड्यूस करते वक्त, या फिर खुद को या किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हम नहीं कर सकते। अगला मैंने लिखा है माई सेल्फ सचिन कुमार, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो क्या है? मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ स्वयं को। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। हम अपन को इंट्रोड्यूस करते समय हम बोलते हैं माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो, लेकिन बिल्कुल गलत है ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो आपको इस सेंटेंस को आप क्या लिख सकते थे? इस सेंटेंस को आप लिख सकते थे दिस इज़ सचिन कुमार, दिस इज़ सचिन कुमार, ये बिल्कुल सही हो जाता। और आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्वयं को? और कर सकते हो आई एम सचिन कुमार, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आई एम सचिन कुमार भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या फिर लिख सकते हो आप बहुत अच्छा, माई नेम इज़ सचिन कुमार, माई नेम इज़ सचिन कुमार। तो आप ऐसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते हो स्वयं को इंट्रोड्यूस करते वक्त। अगली स्लाइड देखते हैं हम। एपोस्ट्रोफी एस इज़ नॉट यूज्ड विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बिल्कुल याद रखना आपको। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। एपोस्ट्रोफी एस क्या होती है? ये ऐसे लगाते हैं ना, हम उसको बोलते हैं हम एपोस्ट्रोफी एस, ये ऐसे। तो ये नहीं लगा सकते। मैंने लिखा, ये 2 गलत सेंटेंस लिखे हैं मैंने, इसमें देखते हैं हम क्या गलती है। आई हैव पेंटेड माई सेल्फ्स रूम, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया माई सेल्फ्स। मैंने क्या कर दिया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में ये एस लगा दिया है, मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगा दी है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं चेंज कैसे करूँगा? माई सेल्फ रूम नहीं करूँगा, मैं करूँगा माई ओन रूम, माई ओन रूम, मेरा स्वयं का। ठीक है। अगला है ही हैज़ सोल्ड हिमसेल्फ्स कार, तो हिमसेल्फ्स नहीं हो सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में। तो मुझे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा हिज ओन कार। ओके, अगली स्लाइड देखते हैं। सम वर्ब्स विथ विच रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड, मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं हो सकता है। और वो कौन कौन से वर्ब्स हैं? पहला है कीप, कंसील, रेस्ट, क्वालिफाई, स्टे और स्प्रेड। इनके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है शी केप्ट हर सेल्फ अवे फ्रॉम हिम, तो देखो यहाँ पे गलती क्या है?
यहाँ पे देखो हर सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और मैंने यहाँ पर पहले ही बोला है कि कीप, कंसील, रेस्ट, क्वालिफाई, स्टे और स्प्रेड के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कीप का प्रयोग कर दिया है। केप्ट क्या है, कीप की ही फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पर केप्ट लिखा है, तो मुझे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ से हटाना पड़ेगा और वाक्य की शुद्धि क्या हो जाएगी, एरर क्या निकाला मैंने यहाँ पर, हर सेल्फ को हटाना अनिवार्य हो जाएगा यहाँ से। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा नया, शी केप्ट अवे फ्रॉम हिम, बस खत्म। अगला मैंने लिखा ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ इन द एग्जामिनेशन, तो क्वालिफाई आ गया, देखो क्वालिफाई भी यहाँ का वर्ड है, क्वालिफाई भी आ गया, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा और ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, बाद में जाकर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगली स्लाइड है कि कुछ वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना अनिवार्य होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और यहाँ से अनंत क्वेश्चन आ रखे हैं, आप कभी भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं और अपन को पता भी नहीं चलता है कि ये एरर प्रोनाउन की है। कौन कौन से वर्ड हैं, एन्जॉय, प्राइड, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, अप्लाई और बिजी। इन वर्ब्स के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना अनिवार्य होगा। जैसे मैंने लिखा आई एन्जॉयड, देखो एन्जॉय आ गया, तो एन्जॉय के साथ माई सेल्फ लिखा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, आई एन्जॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको गलती करवानी होती है एग्जामिनर को, क्या करेगा, यहाँ पे माई सेल्फ नहीं लिखेगा और आप सोचो कि अरे हाँ मैंने तो पढ़ा था कि किसी वर्ड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होते, लेकिन ये कुछ वर्ड्स इनके साथ ज़रूर होते हैं। अगला है आई कुड नॉट अवेल, देखो अवेल आ गया, देखो अवेल आ गया, अवेल के साथ में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ अनिवार्य है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है आपका। अगली स्लाइड देखते हैं। आफ्टर एनी प्रिपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी भी प्रिपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, अस, यू, हिम, या फिर हर, या फिर देम, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर मैं प्रीपोजिशन यूज़ कर लेता हूँ तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है बिटवीन, देखो बिटवीन क्या है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है और एंड भी एक प्रीपोजिशन है, तो मैंने क्या किया, यू का प्रयोग किया, यू ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पर मी का प्रयोग किया, मी भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो मैं यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एरर क्या दे सकता था, मैं ये लिख सकता था बिटवीन यू एंड आई लिख सकता था, यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर आई लिख लेता तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता। तो यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा, ही इज़ अ थीफ। अगला देखते, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मी, है ना, देखो नो क्वेश्चन ऑफ, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। गलती क्या करवा सकता था मैं यहाँ पर, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ आई लिख लेता, यहाँ पर मैं यहाँ पर भी क्या लिख लेता, आई लिख लेता, माई लिख लेता, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो आपको याद रखना है किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा केस यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन आते हैं, मी, अस, यू, हिम और हर, या फिर देम आते हैं। अगला देखते हैं, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन विल बी यूज। अब आपको पता चल गया होगा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है मी एंड एक्सेट्रा वो है, तो देखो लेट के बाद में क्या आ गया, लेट मी डू माई वर्क, तो देखो मी आ गया, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। लेट अस गो फॉर अ पार्टी, देखो लेट के बाद में क्या है, अस आ गया, अस भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, अस भी एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो फिर यहाँ पर क्या आ गया है, तो हमको पता चल गया है कि लेट के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन विल बी यूज्ड। अगला देखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर बट और एक्सेप्ट। बट और एक्सेप्ट के बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। देखो ऑब्जेक्टिव केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एवरीबडी अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट मी, देखो एक्सेप्ट आ गया, तो देखो मी क्या है, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे गलती में क्या करवा सकता था, यहाँ पे मी की जगह आई लिख लेता और आपको पता भी नहीं चलता कि क्या गलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्ट के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, नो बडी विल हेल्प यू एक्सेप्ट मी, देखो एक्सेप्ट आ गया, तो यहाँ पर मी आएगा। तो यहाँ पे मैं बट भी लगा सकता था कहीं पे भी, तो बट के बाद में भी क्या आएगा, मी। आई वॉन्टेड टू सी सुमित बट, देखो बट आ गया, बट ही, देखो ही क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ही डिड नॉट वॉन्ट टू मीट मी, ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे बताओ ये सही है कि गलत है, बट ही।
अगली देखते हैं हम स्लाइड, यूज़ ऑफ वन अनदर और ईच अदर। दो वर्ड्स है, यूज़ ऑफ वन अनदर और ईच अदर। देखो वन अनदर कब यूज़ होगा, जब दो या दो से अधिक पर्सन होंगे, सॉरी दो या दो से अधिक नहीं, जब दो से अधिक पर्सन होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर यूज़ करेंगे। लेकिन जब दो पर्सन होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर यूज़ करेंगे। ठीक है, जब दो पर्सन होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर यूज़ करेंगे। तो देखिए, टू बॉयज़ आर टॉकिंग टू ईच अदर। देखो दो लड़के बातें कर रहे हैं तो क्या आएगा, ईच अदर आएगा। तो बिल्कुल सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ईच अदर आ जाएगा। ऑल द गर्ल्स आर टॉकिंग टू वन अनदर, टॉकिंग टू वन अनदर। ऑल द गर्ल्स आर टॉकिंग टू वन अनदर। देखो ऑल मतलब दो से अधिक है, तो वो सब बातें कर रही है, तो क्या आ जाएगा, टॉकिंग टू वन अनदर आएगा। तो याद रखना है, वन अनदर कब आएगा, दो से अधिक पर्सन होंगे, और ईच अदर कब आएगा, जब केवल दो पर्सन होंगे। इफ वन इज यूज्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, वंस विल बी यूज्ड आफ्टर इट। यूज ऑफ हिज और हर इज रॉन्ग। अगर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में वन यूज़ हो जाता है तो आगे भी क्या यूज़ होगा, वंस यूज़ होगा, और वो पॉजेसिव केस यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं, वन शुड सर्व हिज कंट्री। ओके, अब देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, यहाँ पर देखो पहले वन आ गया है तो यहाँ पर हिज या हर नहीं आएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा वंस। वन शुड सर्व वंस कंट्री। अगला है, वन शुड थिंक वॉट ही थिंक्स बेस्ट। वहाँ पे ही की जगह क्या आ जाएगा, वॉट वंस थिंक्स बेस्ट। तो याद रखना है हमको कि अगर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस वन से होती है तो क्या होगा, उसमें वंस आएगा आगे जाकर। देखो कुछ वर्ड्स है, जैसे पहला है ओनली, एनी, इट इज़ या वॉज, ऑल या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री। इन सभी के बाद में क्या यूज़ होगा, दैट यूज़ होगा, ना कि हु एंड विच। याद रखना है हमको, ओनली, एनी, इट वॉज या इट इज़ या फिर ऑल या फिर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद में क्या यूज़ होगा, दैट यूज़ होगा, ना कि हु या विच यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो हम देखेंगे। मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। मैन एक ऐसा एनिमल है जो बात कर सकता है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पर ओनली आ गया है, ओनली। ओनली के आते ही मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ पर हु नहीं आएगा, हु की जगह क्या आएगा, हु की जगह आएगा दैट। अगला है, इट इज़ द मिल्क विच आई हैव ऑर्डर्ड। देखो क्या गलती, इट इज़, देखो इट इज़ आ गया, मैंने यहाँ पे बोला था इट इज़ या वॉज आ जाए तो क्या होगा, दैट का यूज़। इट इज़ द मिल्क विच, विच की जगह क्या आ जाएगा, दैट, विच की जगह आ जाएगा दैट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। देखो ऑल आ गया तो ऑल के बाद में क्या आता है, दैट आता है, तो करेक्ट है यह सेंटेंस। अगला देखते हैं, आफ्टर इट इज़ या वॉज, इफ़ एनी प्रॉपर नाउन इज यूज देन बोथ दैट एंड हु आर करेक्ट। लेकिन देखो ये एक्सेप्शन है कि यदि कोई भी सेंटेंस में इट इज़ या वॉज आ जाता है और उसके बाद में कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए तो हम हु या दैट दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये कब है, प्रॉपर नाउन आना चाहिए इसके बाद। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का नाम। जैसे मैंने लिखा इट इज़ अमित, देखो अमित क्या है यहाँ पर, अमित है प्रॉपर नाउन, अमित क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो मैं इट इज़ के बाद में हु भी लगा सकता हूँ और दैट भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर दैट भी लगा सकता हूँ, हु भी लगा सकता हूँ, दोनों करेक्ट है। अगला सेंटेंस है, इट इज़ राम दैट टीचेस अस मैथ्स। तो दैट भी सही है यहाँ पर और हु भी सही है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो याद रखना है हमको कि इट इज़ या वॉज के बाद अगर प्रॉपर नाउन यूज़ हो जाता है तो हम दैट या हु में कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विच यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगली है, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, एवरीवन, नॉट, नन, नोबडी, मच। इन सभी वर्ड्स के बाद में हम दैट यूज़ करेंगे, ना कि हु या विच। ओके, देखते हैं, माई ब्रदर गेव मी एवरीथिंग विच ही हैड।
मेरे भाई ने मुझे सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन गलती प्रोनाउन की कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर आ गया एवरीथिंग आ गया है, तो उसके बाद में विच नहीं आ सकता है, हमको चेंज करना पड़ेगा इसको दैट में। तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा माई ब्रदर गेव मी एवरीथिंग दैट ही हैड। अगला है इट इज़ द सेम शर्ट विच आई सॉ इन द शॉप। अब देखो क्या है, द सेम, देखो द सेम आ गया, ये क्या आ गया, द सेम आया कि नहीं आया, यहाँ पर द सेम आ चुका है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे द सेम, और द सेम ये रहा, द सेम का यूज़ हो गया, तो विच नहीं आएगा, विच की जगह क्या आ जाएगा, विच की जगह आ जाएगा दैट। तो सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, इट इज़ द सेम शर्ट दैट आई सॉ इन द शॉप। अब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्यों है देखते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं आज तक। When two nouns are joined with and, यदि दो नाउन एंड से ज्वाइन हो और वो दोनों नाउन में एक व्यक्ति हो और दूसरा जानवर हो, तो हम दैट का यूज़ करेंगे, ना कि हु या विच का यूज़ करेंगे। देखते हैं, द लेडी एंड हर कैट दैट केम येस्टरडे हैव बीन किल्ड इन एन एक्सीडेंट। देखो द लेडी क्या है, द लेडी है मैन, मतलब कोई भी इंसान है, और कैट क्या है, कैट है एक जानवर, तो इसके बाद में किसका यूज़ होगा, दैट का यूज़ होगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला देखते हैं, द बॉय एंड हिज डॉग। देखो डॉग आ गया, अब देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, हु लगा दिया, तो हु की जगह क्या आ जाएगा, दैट। तो सेंटेंस हो जाएगा द बॉय एंड हिज डॉग दैट एंटर द टेम्पल वर कॉट बाय पुलिस। ओके, आफ्टर एनी फॉर्म ऑफ बी, किसी भी फॉर्म ऑफ बी मतलब इज़, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग या बीन, ये बी की फॉर्म होती है। इन फॉर्म्स के बाद में सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा, और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, ही, शी, यू एक्सेट्रा, उनको हम सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं, उनका यूज़ होता है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इट वॉज मी हु टेलीफोन्ड यू येस्टरडे। देखो यहाँ पर क्या आ गया, वॉज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, वॉज आ गया यहाँ पर, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मी लिख लिया मैंने, और मी कौन सा केस होता है मुझे बताइए, मी कौन सा केस होता है, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर लिया है। तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, तो मेरे को इस मी की जगह आई लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा इट वॉज आई हु टेलीफोन्ड यू येस्टरडे। अगला देखते हैं, इफ़ आई वर, देखो वर आ गया, इफ़ आई वर हिम, देखो हिम नहीं होगा यहाँ पर, हिम कौन सा है, और वापस से ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, हमको सब्जेक्टिव केस लगाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। इफ़ आई वर ही आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ओके, अगला है, मैंने लिखा है बड़ी, थिंग और वन, सम, नो, एनी और एवरी। ये क्या है, ये मैंने सब सेंटेंस लिखने से अच्छा मैंने एक साथ में लिखा है, मतलब हम कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं इससे। जैसे मैं कर सकता हूँ सम बड़ी, नो बडी, समथिंग, नो थिंग, एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी। तो मैं बहुत सारे यहाँ पर वर्ड्स फ्रेम कर सकता हूँ। तो इन सारे वर्ड्स के बाद में हमको सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इससे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, नोबडी बन सकता है, समवन बन सकता है, समबडी बन सकता है, एवरीबडी बन सकता है, एनीबडी बन सकता है, एनीथिंग बन सकता है, एनीवन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इनसे जो भी बनेगा उनके बाद हमको सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं सेंटेंस, नो बडी वॉज डूइंग देयर वर्क। देखो तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नो बडी आ गया है, तो देखो ये है वॉज, बिल्कुल करेक्ट है, सिंगुलर वर्ब मैंने लगाया वॉज डूइंग देयर। देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, मैंने यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन लगा दिया है, तो देयर को हटा के मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा हिज वर्क। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। अगला आ जाएगा समवन। देखो समवन भी इससे बन सकता है, समवन हैव गलत हो जाएगा, देखो ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है, तो इस वर्ब को हटा कर क्या करना पड़ेगा, मुझे हैज़ लगाना पड़ेगा। समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एवरीबडी आर बिजी, तो आर नहीं होगा, सिंगुलर चीज़ होगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी इज़ बिजी। लेट के बाद में हमेशा कौन सा यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज़ होगा। किसके बाद में, लेट के बाद में। जैसे मैंने लिखा है लेट अस डू आवर होमवर्क, तो लेट के बाद में अस आ गया, तो अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेट हिम गो, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, तो लेट के बाद हमेशा क्या आएगा,
ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन विल बी यूज्ड। अगले स्लाइड में देखते हैं हम सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं 5 स्टार लगाता हूँ। इससे सवाल गारंटी से कभी ना कभी आपके सामने ज़रूर आ सकता है इससे सवाल। मतलब प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रोनाउन का सीक्वेंस अगर हम किसी अच्छी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो होगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर लास्ट में जाके फर्स्ट पर्सन आएगा। और अगर मैं सिंगुलर की बात करूँ तो 2 3 2 1 और 3 1 की बात हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर बैड सेंस में, गलत सेंस में यूज़ करेंगे तो सेंटेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या हो जाएगी, 1 2 एंड 3 हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है हमको कि अच्छी बात कर रहे हैं तो 2 3 1 हो जाएगा, मतलब सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर पहला पर्सन आ जाएगा। और गलत बात कर रहे हैं हम, मतलब गलत सेंटेंस है वो, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो पहले पर्सन फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। आपको इसको ऐसे याद रखना है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपको लोगों को आगे रखना है, मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को आगे रखना है, खुद को पीछे रखना है। और अगर आपने कोई गलती की है तो आपको स्वयं को आगे रखना है, मतलब फर्स्ट पर्सन को आगे रखना है, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। देखते हैं हम सेंटेंस। आई ही एंड यू विल प्ले क्रिकेट। देखो अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है। आई ही एंड यू, देखो क्रिकेट खेलना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पर लगा दिया फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन लगा दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, सेकंड पर्सन लगाऊंगा तो हो जाएगा यू, फिर लगाऊंगा ही और फिर मेरे को लिखना पड़ेगा एंड आई। यू ही एंड आई विल प्ले क्रिकेट। अगला देखते हैं, यू ही एंड आई स्टोल द डायमंड। मतलब मैंने क्या लिख लिया है, हमने डायमंड को चुराया है। देखो चुराना एक गलत बात होती है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू ही एंड आई की जगह क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। पहला केस आ जाएगा, मतलब पहला पर्सन है आई, फिर हो जाएगा सेकंड पर्सन यू और फिर हो जाएगा ही स्टोल द डायमंड। आई, यू एंड ही स्टोल द डायमंड। अगले दो केस है प्लूरल के, जैसे यू वी एंड दे विल प्ले द चेस। चेस खेलना अच्छी बात होती है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो अपन इसमें क्या चेंज कर देंगे, देखो यू ऑलरेडी सेकंड पर्सन है तो यू का यू हो जाएगा यू। वी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर वी मैंने गलत लिख लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले दे और फिर बाद में आ जाएगा एंड वी। यू दे एंड वी विल प्ले चेस, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगला है मनी को स्टॉल कर दिया, मतलब मैंने गलती की है, कुछ बैड काम किया है, गलत काम किया है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी यू एंड दे की जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे लगाना पड़ेगा वी। तो मैंने बिल्कुल वी करेक्ट लगाया है। यू, हाँ सेकंड पर्सन भी सही लगाया और फिर थर्ड पर्सन था, हाँ ये सेंटेंस मेरा ऑलरेडी करेक्ट था। तो याद रखना है हमको कि वी यू एंड दे। अगला है, किसी भी प्रीपोजिशन के साथ अगर होम या विच आ जाता है तो उसके साथ वह सेम टू सेम प्रीपोजिशन कभी भी यूज़ नहीं होगी। देखते हैं, दिस इज़ द हाउस इन विच शी लिव्स इन। देखो इन यूज़ हो गया, इन एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद मैंने विच लगा दिया है, तो ये वापस इन का यूज़ नहीं होगा और यहाँ पे मेरे को इनको हटाना पड़ेगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, दिस इज़ द हाउस इन विच शी लिव्स, सिंपल। अगला आएगा, दिस इज़ द मैन टू। टू क्या है, टू एक प्रीपोजिशन है और होम आ गया है तो वापस टू नहीं आएगा और इस टू को हटाना पड़ेगा और सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज़ द मैन टू होम आई टॉक्ड। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, और एडजेक्टिव्स का जो स्लाइड पूरी ख़त्म होगी उसके बाद में हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का एक साथ में क्वेश्चन करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।